समाज के लोगों का योगदान था। मैं तो पहले ऑल इंडिया मजदूर समाज का अध्यक्ष था। मैं शॉर्ट में बता दूँ कि मैं चला रहा था, लेकिन 4-5 साल तक काम करने के बाद कोई पूछा उछा नहीं, सियासत में कोई कुछ नहीं हुई, ना कोई समाज में। मुझे लगा कि समाज में काम करने का मतलब बिरादरी में शादी करो, पंचायतें करो, दावतें हो, तो झगड़ी लगाई छुट्टा उसका फैसला करो। इससे हम जो हमारा मेन अधिकार है, जो हम चाहते हैं, जो हम नाम पीछे पिछड़े हैं, हम आगे नहीं जा सकते। इसलिए पसमानदा समाज से गठन किया और आज आप लोगों ने बात तो वही की है। हमारे मतलब नहीं लगता कि मेरे पीछे कोई आए जाए, जो काम कर रहा है उसके साथ में। इसलिए हमारा ये मतलब नहीं कि हमने संगठन बनाया, हम सारे बैकवर्ड को हमारे साथ चलना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं। बैकवर्ड को उसका हक मिलना चाहिए और जिसलिए हम लोग लड़ रहे हैं, अगर उसमें और भी लोग शामिल होते हैं तो ये कारवां बड़ा हो जाएगा। अच्छा है, हर प्लेटफॉर्म से आवाज़ होनी चाहिए और वो उस म्यार तक आवाज़ आनी चाहिए जहाँ पर हमें कुछ मिलने का असासा है कि वहाँ मिल सकता है। क्योंकि सामाजिक संगठन चलाने से कुछ नहीं, अपने पॉकेट से पैसा खर्च करना हमने किया, उसके भाई ने किया, सबने किया, कहीं कुछ मिला नहीं। लेकिन हम समाज को तभी कुछ दे सकते हैं जब हमारा सरकार में दखल हो। बिना सरकार के हम किसी को कुछ दे नहीं सकते। इसलिए हम अपनी ताकत का मुजाहरा करके सरकार से अपनी बात मनवा सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि जो सरकारें बड़ी निकम्मी है, जब वो भी सी बात या आप इतनी बता रहा हूँ 2 मिनट बात अगर कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, ये सरकार निकम्मी है। ये बैकवर्ड मुसलमानों हिंदू में जो बांट देती है कि 10 कुम्हार, 10 यादव, 10 मोदी, 10 जाट, 10 निषाद, केवट। जब मुसलमान बैकवर्ड में बात आती है कि हम बैकवर्ड 85% है, हमको भी यहाँ पर भागीदारी मिलनी चाहिए। मैं लड़ता हूँ नेताओं से इसीलिए कि आप हिंदू समाज में तो सबको भागीदारी दे देते हो, लेकिन मुसलमानों की जब बारी आती है तो आप केवल 15% मुसलमानों में ही पूरा सबको डिवाइड कर देते हो और हमको ना 1-2% ना के बराबर भागीदारी मिलती है। तो ये नहीं चलेगा। जब ये आवाज उठाते तो मुझे सियासत में पीछे रखने के लिए काम किया जाता है। अभी भी वो बरगद की मजबूत पेड़ की तरह है, अभी हम उनको हिला नहीं पाएंगे। उखाड़ फेंकना बहुत दूर है। अगर आप सोच रहे हो कि उनको इतनी जल्दी उखाड़ फेंक पाओगे, इतनी जल्दी नहीं उखाड़ पाएंगे, उन्हें हिलाना पड़ेगा। हिलाने की बारी आ गई, शुरुआत हो गई है। आप जैसे लोग आ गए तो इंशाल्लाह वो बरगद का पेड़ हिल जाएगा और उखाड़ जाएगा। मैं वसीम राय साहब को, इनकी तबीयत खराब थी और बहुत लोगों ने कहा कि इन्होंने कहा भाई मैं बीमार रहता हूँ, थोड़ा तो मुझे दौरा करने में दिक्कत होती है, लंबे किसी और का अध्यक्ष बना दीजिए। ये लगभग 5 साल से मेरे पीछे पड़े थे। मैंने कहा आपको आजीवन अध्यक्ष चुना है, लेकिन अगर आप कहें तो आपके सहयोगी एक तैयार कर देते हैं। तो मैंने सरमानी समाज से एक अध्यक्ष बनाया कार्यवाहक पहले, कि वसीम भाई ने कहा कि कार्यवाहक से संतुष्ट नहीं है तो इसको आप बना दीजिए और हम प्रभारी बने देते। आज वसीम भाई साहब हमारे बाद अगर राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष तक पसमानदा समाज में है इनका, और ये उत्तर प्रदेश के पसमानदा समाज के प्रभारी हैं। लेकिन अब हम लोग आपस में इस तरीके से एकता पैदा करें, उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ना है। हमें गैर मुस्लिमों के खिलाफ नहीं लड़ना। हमारे घर में जो हमारे दुश्मन है और जो हमें पीछे धकेलते चले आ रहे हैं और अब आगे आने देना नहीं चाहते, उनसे हमें लड़ाई लड़ना है, सबसे बड़ी लड़ाई लड़ना है। इसलिए जब हम मुत्तहिद होते हैं तो उनके सीने पे सांप उठता है। हम जब अपने हक अधिकार की बात करते हैं या उसके करीब जाते हैं तो बीच में धोखा बन जाते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मुत्तहिद हो, और जब हम मुत्तहिद होने की पूरी कोशिश करते हैं तो इस्लाम को हथियार की तरह इस्तेमाल करके इस्लाम को खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि सब पे खड़े हो गए, मैं बोल दो यार, ना कोई बंदा है ना कोई बंदा नमाज। इस तरह करके हम फिर से जोड़ते हैं और इस्लाम का रंग दिखाते सब बराबर सब बराबर। वो सब बातें खैर मैं बहुत लंबे समय से इसे जवाब देता आ रहा हूँ, तो मुझे इतना बड़ा पदभार मिल गया। इंशाल्लाह वो जवाब देने में और आसानी हो जाएगी और हर जगह से ये आवाज़ उठेगी और वो बरगद का पेड़ गिरेगा भी और गिरेगा भी। तब होती है जब हमारे अंदर वो सलाहियत पैदा होती है। इसलिए तो मैं आपसे कहता हूँ इस बात के लिए कि एक सिंपल सी 2 लोगों के इंटेलेक्चुअल थॉट की तरफ बात करने के लिए मैं आपसे बात करूं और सबसे सीखने की बात करूं, क्योंकि कोई भी कमतर तो होता ही नहीं है।
हम लोग थोड़ी थोड़ी बातों में किसी के लिए हम कोई भी अल्फाज का इस्तेमाल कर देते हैं। सीखने की जो प्रवृत्ति होती है, सीखने की जो अंदाज़ी होती है, क्योंकि हम उस कबीले से आते हैं जहाँ पे मेरे सरकार ने जो है सैयदना सलमान फारसी के कांधे पे हाथ रखा और कहा कि अहलुल बैत तुम मेरे अहल से हो। तो ये बड़ी बात है, हमको पता है कि नुमाइंदगी कितनी बोली जाती है, कब कितना बोला जाता है, कितना बोला जाता है, कितना तौल के बोला जाता है। इसकी नुमाइंदगी को हम बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं और इसको आवाज़ बनाने की कोशिश करते हैं। मैं रविन्द्रनाथ टैगोर और जब आपने बात की तो थोड़ा सा और हाईली इंटेलेक्चुअल बात कर लूँ, और मुझे लगा कि मैं पहली बार ऐसे ग्रामीण संगठनों की मीटिंग में इस तरह की तकरीर कर रहा हूँ, इस तरह से बातें करता हूँ नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि रियली में जो है हाईली इंटेलेक्चुअल और सबको मुझे बड़ी तमन्ना थी कि आप लोगों के साथ मैं बात करूं। तो गांधी जी और टैगोर जी एक जगह से किसी गेस्ट हाउस में स्टे किए हुए थे, संसार भाई के गेस्ट हाउस में यहाँ बैठे हुए थे। यहाँ से सुबह वॉक करने के लिए निकले तो टैगोर जी के बड़े बड़े बाल थे, बहुत बड़े बड़े बाल थे। तो उन्होंने कहा कि मैं उसे संवार लूँ, मैं उसे संवार लूँ और सवाल करके आदमी की बात बड़ा बिखरा हुआ तो सामने जाए के बात करने में बड़ा खराब लगेगा। जब गए तो काफ़ी देर हो गया, जब काफ़ी देर हो गया तो गांधी जी गए अंदर, और जब गांधी जी अंदर गए तो देखा कि आईने के सामने बाल संवार रहे हैं। कह रहे यार इस उम्र में, बुढ़ापे में तुमको इतना शौक हो गया। हिलाते हैं कंधे को जब हिलाते हैं तो कहते हाँ बताओ। कहा कि ये क्या कर रहे हो इस उम्र में? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का दो बड़े लोग कैसे बात करते हैं समझिएगा। कहा कि क्या बात है? कहा मैं आप ही को तो फॉलो कर रहा हूँ सर भाई, मैं आप ही को फॉलो कर रहा हूँ। कहा कैसे? तवज्जो कैसे? तो कहा आप ही ने कहते हैं नॉन वायलेंस, खान भाई अहिंसा की बात करते हैं, आप ही कहते हैं अहिंसा नॉन वायलेंस। कहा तुम्हारे संवरने से अहिंसा के फार्मूले में क्या मतलब है? तो कहा उन्होंने कि जब मैं बाहर जाता बिना संवरे हुए तो कोई मुझे देखता तो दुखी हो जाता, और कोई मुझे देख के दुखी हो जाए ये भी हिंसा है। क्या बात हो, कोई देख के दुखी हो जाए ये भी हिंसा है। इसीलिए शाम को खाली हाथ जब घर जाता हूँ मैं, शाम को खाली हाथ जब घर जाता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं। शाम को खाली हाथ जब घर जाता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं। कहा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, गांधी लिखते हैं ऑटोबायोग्राफी में, मुझे आज जो है नॉन वायलेंस की माइक्रो डिफिनेशन टैगोर ने बताई कि अगर किसी को देखे कितना पिता फादर संगठन का मालिक, संगठन चलाने वाला आदमी अपने दिल में फला फला की गालियां, फला फला की हसद को लेकर के मुस्कुराता रहता है, उसके चेहरे पे असर नहीं पड़ता कि क्योंकि इंटेंशन होता है ना, जिस तरह के किसी के बारे में आप ख्याल रखेंगे उसी तरह से उसके बारे में थॉट आ जाएगी, जिस तरह से उसके बारे में आपकी ओपिनियन बनेगी उसी तरह से उसके बारे में विचार आ जाएंगे। कल आप समझेंगे फला आदमी गलत है तो उसके गलत विचार उसके दिमाग में आ जाएंगे। मैं इसलिए संगठन में काम करने वाले सभी बड़े होते नेता भाई ने बताया कि एक एक आदमी के पास हजार है, मैं तो जो देख रहा हूँ एक एक में मीटिंग मेरी 5,000 की कराई है, 4,000 तो फिर मैं देख रहा हूँ। एक किसान था, थोड़ा सा मेरा मिजाज बदल गया आप उनको सुन के। एक किसान था और किसान की खुरपी, घास छीलने वाली खुरपी होती है, घास छीलने वाली खुरपी कहीं खो गई। संगठन के लोग सुनिए, संसार भाई समझिएगा, घबराइएगा मत, नहीं उसके लिए अभी बोलने के लिए नहीं, समझिएगा। एक खुरपी उसकी जो है खो गई, हसीन भाई खो गई, उसकी खुरपी खो गई। उसी टाइम उसके मोहल्ले का बच्चा चला जा रहा था सामने से, उसी टाइम तो उसको लगा कि ये खुरपी यही चुराया है। अब उसके दिमाग में उस बच्चे को लेके निगेटिविटी भर गई। अगर वो मिले सलाम करे, अस्सलाम वालेकुम, अच्छा चोर करने वाला सलाम भी करता, देखो कितना कॉन्फिडेंस इसका है, मेरा सामान भी चुराया है सलाम भी करता है, इज्जत से मिलता तो कहता नहीं इज्जत से भी मिलते। ये पूरा यानी उसको ले करके उसके दिमाग में ये बात हो गई कि ये लड़का चोर है, चोरी करता है और हमारा सामान चोरी कर लिया। एक दिन खेत में काम कर रहा था, अब वो खुरपी कहीं घास में छुपी थी, मिल गई, तो वो खुरपिया देखे। बाराबंकी के सफ़ेदाबाग कोल रेस्टोरेंट
सफ़ेदाबाद बाराबंकी में ऑल इंडिया ओबीसी मंच का गठन किया गया है, जिसका आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। तो इस संगठन का क्या उद्देश्य, क्या मकसद है, किस मकसद से आप लोगों ने इस संगठन को बनाया है? आज जो है सफ़ेदाबाद में ओबीसी का मंच बनाया गया है, जिसमें सभी जाति धर्म के सभी लोग जो है इसमें वेलकम है उनका, खैरमकदम है उनका। वो आएँ, अपनी आवाज़ को बुलंद करें, अपनी आवाज़ को पहुँचाएँ जहाँ, ताकि उनके हक़ और हुकूक को दिलाया जा सके। जो पिछड़ा वर्ग है, जो ओबीसी मंच है, ये जो है नुमाइंदगी करेगा उनकी, जिनके वंचित ऐसे वर्ग जो हाशिए पर खड़े हैं, आज तक उनके पास विकास की धारा नहीं पहुंची है, योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंचा है, राजनीतिक जो हिस्सेदारी है उनको उचित नहीं मिली है। तो ये सभी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अखिल भारतीय ओबीसी मंच यानी ऑल इंडिया ओबीसी मंच का आज गठन किया गया है। और पद और जो ओहदे होते हैं वो अपनी जगह होते हैं। भारत के चुने हुए लोग आज प्रतिनिधि यहाँ इकट्ठे हुए थे, सबकी राय पे एक जो है अमली जामा पहनाया गया, अंतिम रूप जो है ड्राफ्ट तैयार किया गया, बायलाज तैयार हो चुका है और जल्द ही इसकी जो है विधिवत जो है घोषणा हो जाएगी। देश की आज़ादी से लेकर आज तक ऑल इंडिया ओबीसी मंच बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? तमाम ऐसे संगठन थे जो पिछड़े मुसलमानों को लेकर या पिछड़ों की बात करते थे, उसकी लड़ाई लड़ते थे। तो क्या आवश्यकता पड़ी कि आप लोगों को ऑल इंडिया ओबीसी मंच बनाने की जरूरत? संवैधानिक अधिकार है हमारा, संवैधानिक उत्तरदायित्व भी है, संवैधानिक अधिकार भी है। इस संवैधानिक उत्तरदायित्व और संवैधानिक अधिकार के तहत हमने गठन किया है, ताकि जो है भारत को पूरे विश्व में सामूहिकता के साथ समृद्ध दर को आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि अगर कलेक्टिव भागीदारी नहीं होगी, एक बहुत बड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, अगर उसको सामूहिक रूप से विकास की धारा में नहीं लेकर के जाएंगे तो भारत को विकसित राष्ट्र देखने का सपना ही रहेगा, वास्तविक कभी रूप हासिल नहीं करेगा। तो भारत आगे बढ़े, भारत प्रगतिशीलता की दौड़ में आगे बढ़े, भारत विकसित राष्ट्र बने, उसके लिए हम लोगों ने जिम्मेदारी तय की कि हम अपने ओबीसी लोगों को इकट्ठा करके उन तक विकास की धारा को पहुँचाएँ, ताकि भारत को विकसित राष्ट्र होने में अपने उन पिछड़ों के हक की रोल को अदा कर सकें। उन पिछड़ों के लिए किस तरीके की आप लोग मांग करेंगे शासन प्रशासन से? हर जो है जो समस्या है उसकी समाधान जो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से है, राजनीतिक भागीदारी से है। सरकारें इसको तय कर सकती है। जो पिछड़ा समाज है, जो विकास की धारा से बहुत वंचित है और वो हाशिए पे खड़ा है, उसकी विकास की देखा और विकास की दौड़ में तभी आगे बढ़ेगा जब सरकार उसके साथ खड़ी होगी, सरकारें उसका समर्थन करेगी और उस विकास को उस प्रभावशाली क्रियान्वयन के तौर पर उन तक पहुँचाया जा सके। तो हम मांग करेंगे कि इसके लिए सबसे जो बड़ी बात है वो पॉलिटिकल पार्टनरशिप है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। अब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अगर होती है, राजनीतिक भागीदारी होती है, तो ये सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अभी जो है उत्तर प्रदेश में तमाम कई ज़िलों से, राज्यों से लोग आए थे। उत्तर प्रदेश में 75 ज़िलों में ऑल इंडिया ओबीसी मंच ने अपना ताना बाना तैयार किया। उसके बाद कितने राज्यों में ऑल इंडिया ओबीसी मंच के गठन की? पूरे भारत के हर जिले, हर जनपद में, हर प्रांत में पहुंचाया जाएगा। इसमें जितने भी लोग आज पार्टिसिपेट किए, अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे, सबकी अखिल भारतीय स्तर पे अपने अपने संगठन है और सबकी उनकी यूनिट जो है जिला और ब्लॉक स्तर पे है। तो सभी की यूनिट अपने जिला ब्लॉक स्तर पे और सब लोग मर्ज होकर, आपस में मर्ज होकर के, विलय करके, जितने भी जो बिरादरी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सभी लोगों ने आपस में विलय करके एक संगठन बनाया। तो आप समझ सकते हैं कि सभी की जब ब्रांचेस सभी सूबों केंद्र शासित प्रदेशों तक फैली हुई है, तो ऑल इंडिया ओबीसी मंच की भागीदारी ऐसे ही पूरे ब्लॉक, ग्रामीण स्तर तक हो जाएगी। पसमानदा मुसलमानों के लिए क्या कहना चाहिए, उनके लिए क्या संदेश है? वो मुत्तहिद हो जाए, एजुकेट अपने आप को करें और शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। हम उनको आगे बढ़ाएंगे और शिक्षा के माध्यम से राजनीतिक हिस्सेदारी को लिया जा सकता है। जो भी संघर्ष करना पड़े, ऑल इंडिया ओबीसी मंच संघर्ष करेगा। बाराबंकी के सफ़ेदाबाद कोल्ड स्टोरेज, सफ़ेदाबाद बाराबंकी में ऑल इंडिया ओबीसी मंच का गठन किया गया है, जिसमें आपको राष्ट्रीय कन्वीनर बनाया गया है। तो आप लोगों ने किस उद्देश्य और किस मकसद से आपने ऑल इंडिया ओबीसी मंच बनाया है
आप बताएं। बेसिकली आज़ादी के आज 75 साल से ज़्यादा वक्त गुजर गए, लेकिन ओबीसी के लिए कितना काम हुआ है ये किसी से छुपी नहीं है, ये ज़रिया आम है। और जो हाल आज़ादी से पहले था पसमानदों का, वो हाल आज भी है। आज मोदी सरकार, खुद मोदी जी को कह ले तो हज़ारों मंच से पसमानदों की बात कर चुके हैं, पसमानदों की, लेकिन बीते 10 सालों से मोदी सरकार, 10 से ज़्यादा साल हो गए मोदी सरकार हैं, लेकिन उसमें पसमानदों के लिए कितना काम हुआ? अच्छा, ये बताइए कि तमाम बैकवर्ड मुसलमानों पे मोर्चा, संगठन, फोरम बनाए गए, तो आज जो लखनऊ के अंदर ऑल इंडिया ओबीसी मंच का गठन आप लोगों को क्यों करना पड़ा? क्या वो लोग नहीं आपके मिशन को पूरा? संगठन तमाम है, उम्मीद पे दुनिया कायम रहती है। अब तक 70 सालों से हम लोग एक उम्मीद पाले हुए थे कि फला संगठन आएगा, हमारे लिए कुछ काम करेगा, फला संगठन कुछ काम करेगा, लेकिन हकीकत कुछ और है। जो भी आए, हमारा वोट लिया, हमारे चंदे लिए, हमारी मेहनत ली, लेकिन हमारे लिए वक्त किसी ने नहीं दिया। हमको किसी ने पहचान दिलाने की कोशिश नहीं किया। आज हमको अपनी पहचान खुद बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि बीते 75-70 सालों में कुछ भी हमारे लिए नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइए, जैसे आज तमाम बैकवर्ड मुसलमानों के जो अगुआ थे, वो आपके बुलाने पे कई स्टेटों से भी आए और उत्तर प्रदेश के 75 ज़िले के लोगों ने नुमाइंदगी के लिए यहाँ पर आए हुए थे, तो उसमें आप लोगों ने उनको कौन सा ऐसा संदेश दिया है कि जिससे पसमानदा मुसलमानों के हक़ की लड़ाई को लड़ेंगे? मौजूदा जो राजनीतिक हालात हैं उससे सभी अवगत हैं, और उस हालात को देखते हुए सबकी ये ज़रूरत है कि एक इत्तेहाद, पसमानदों का जब तक इत्तेहाद कायम नहीं होगा तब तक पसमानदा कौम आगे बढ़ेगी नहीं। तो किस तरीके से ये मुत्तहिद होंगे और उनके मुत्तहिद इस आधार पे होंगे कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी हिस्सेदारी भी उतनी होनी चाहिए। तो इसमें ऑल इंडिया ओबीसी मंच का क्या रोल रहेगा? ऑल इंडिया ओबीसी के मंच का यही रोल रहेगा कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी पसमानदा हैं उन पसमानदों को जो है उनकी हिस्सेदारी डेवलप की जाए, उनकी हिस्सेदारी बनाई जाए उनके आबादी के हिसाब से। नहीं तो उनमें जैसे मान लीजिए तमाम ऐसे पिछड़े मुसलमान हैं जो अभी तक उनको किसी तरीके का सुविधा या प्लेटफार्म नहीं मिल सका है, उन्हीं के लिए ये काम किया जा रहा है ना। उन्हीं के लिए ये ज़रूरत महसूस की गई कि जो अब तक कोई संगठन नहीं कर पा रहा है, तो क्यों ना हम लोग मिल करके मुत्तहिद होकर के एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिसमें सभी बिरादरी के लोग शामिल हों और सभी बिरादरी के लोग मिलजुल करके काम हो। यहाँ पे ओहदे की कोई बात नहीं है, कौन प्रेसिडेंट है, कौन जनरल सेक्रेटरी है, कौन क्या है क्या नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है। हमें सिर्फ काम करना है और हम काम करने के लिए आए हैं। ये संगठन काम करने के लिए बना है, ना कि राजनीति और केवल राजनीति। तो जो गुमनाम टाइप के पसमानदा मुसलमान, उनकी खोज आप लोग कैसे करेंगे? उन सब की खोज बहुत हद तक कर ली जा चुकी है और सबको अल्लाह ताला इस मंच के ज़रिए जो है जोड़ने की कोशिश की जा रही है और कोई जाती है। तो आप लोगों का पूरे प्रदेश में दौरा कब से है? पूरे प्रदेश में इंशाअल्लाह ताला जो भी मीटिंग हमारी अभी, आज तो हमारा मंच बन करके तैयार हुआ है, अब इंशाअल्लाह नेक्स्ट मीटिंग जो भी करते हैं 2-4-10 दिन के अंदर हम लोग उसका पूरा प्लेटफॉर्म कहाँ कैसे है उसका प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। आप अपना परिचय बताइए। मैं ऑल इंडिया जमीयत-उर-रहमान का प्रदेश, ऑल इंडिया जमीयत-उर-रहमान का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, शमशाद आलम राइन। और इसमें ऑल इंडिया ओबीसी मंच में आप क्या? ऑल इंडिया ओबीसी मंच के ने हमें कन्वीनर का रोल अदा करने की जिम्मेदारी सौंपी है, जिससे इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ मैं अपनी जिम्मेदारी पर खरा उतरूँ। प्रयागराज का तेजी से बढ़ता अखबार, सनसनीखेज घटनाओं का आईना, कशिश मीडिया, हिंदी दैनिक समाचार पत्र, वर्षों से लाखों पाठकों का विश्वास, योग्य और प्रोफेशनल पत्रकारों के साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत, सफलता पूर्वक प्रकाशन के 17 वर्षों से आपके बीच प्रयागराज से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार। विश्वसनीय खबरों के लिए आज ही जुड़े, बच न पाएगा कोई हमसे छुपकर। कशिश मीडिया की नजर शहर के चप्पे चप्पे पर, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, जन समस्याओं पर आधारित कशिश मीडिया। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 94549 73605। अपने शहर की ताज़ा खबरों के लिए कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।